सर कौन सा ये सेशन है आपके फिजिकल ज्योग्राफी का? सेशन नंबर 4। जी हाँ, सेशन नंबर 4 है सर ये आपके फिजिकल ज्योग्राफी का। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपकी चैट से एक बार ऑन कर लेता हूं। ऑल राइट, कौन सा सेशन है ये बच्चे? सेशन नंबर 4। सेशन नंबर 4, ठीक है। ये जो पीडीएफ आपको मिलेगी इसमें भैया सेशन नंबर 2, सेशन नंबर 3 प्लस में सेशन नंबर 4 के कंबाइंड नोट्स होंगे। मैं बहुत ज्यादा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर नहीं करूंगा बिकॉज वो आप संभाल के रख नहीं पाते हो। बेटर है कि 3 से 4 कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद एक ही पीडीएफ में हम उन्हें कंबाइन करके अच्छे से अपने पास स्टोर करके रखें, ठीक है। अगर आपके पास मेरे फिजिकल ज्योग्राफी के डिजिटल नोट्स है, वेल एंड गुड। नहीं है तो खुद के नोट्स बना लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे नोट्स खरीदोगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हें अपने हाथों से फिर नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप बैठे हैं इसको देख रहे हैं एक वेब सीरीज की तरह, चल रहा है सर, बैठा हूं मैं तो, बगल में समोसा है, साथ में जूस है, बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, कुछ भी नहीं होने वाला इससे। टेक अ रिटन नोट फ्रॉम मी। एग्जामिनेशन में एक भी सवाल रिलेट नहीं कर पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। तुक्केबाजी में सही हो जाए वो बात अलग है। तो सर ये है आपका सेशन नंबर 4। लेकिन सेशन नंबर 4 पर जाने से पहले मेरी क्लास के कुछ उसूल हैं कि पहले आप पुराना रिवाइज करेंगे, उसके बाद ही नया पढ़ेंगे। तुमने 10 बार रिवीजन कर रखा हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने साइड से एक बार आपको रिकैप करवाऊंगा। बैच वालों, तुम तो बोर हो गए होगे ये डायग्राम देख देख के। सर मतलब बस करो अब, हो गया खत्म, इतना नहीं पढ़ाते सर। चलिए सर, क्विक रिकैप में सबसे पहले आते हैं सेशन नंबर 1 में। सेशन नंबर 1 में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उसकी समरी एक स्लाइड के ऊपर। स्टार्ट करते हैं सर। 0 से लेके 100 किलोमीटर तक लिथोस्फेयर, 100 से 700 किलोमीटर तक एस्टेनोस्फेयर, 700 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर। सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करो, जो भी मैं आपको कह रहा हूं उसको इमेजिन करो। आंखें बंद, जस्ट इमेजिन इट। कॉपी पेन छोड़ दो अभी के लिए, आंखें बंद करो, इमेजिन करो। 700 से 2900 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर, 2900 किलोमीटर से लेके 5.20 किलोमीटर तक क्या था सर? आउटर बेरीस्फेयर। सर बेरीस्फेयर को मैं कोर भी कहता हूं सर। 5.20 किलोमीटर से लेके 6371 या फिर 6400 किलोमीटर तक इनर बेरीस्फेयर, यानी कि सर इनर कोर। सर लिथोस्फेयर सॉलिड स्टेट, सियाल प्लस सीमा। सर लिथोस्फेयर क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। एस्टेनोस्फेयर पूरा ही पूरा अपर मेंटल। मीजोस्फेयर लोअर मेंटल। आउटर बेरीस्फेयर एंड इनर बेरीस्फेयर इज इक्वल टू आउटर कोर एंड इनर कोर रिस्पेक्टिवली। बेरीस्फेयर के लिए मैं वर्ड यूज करता हूं बच्चे कोर, या कोर के लिए बच्चे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बेरीस्फेयर। याद रखना इस बात को। जी हाँ सर, लिथोस्फेयर सॉलिड स्टेट, सियाल प्लस सीमा, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम प्लस सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम मुझे यहां पर देखने को मिलता है सर, मुझे यहां पर देखने को सिलिकॉन एल्यूमिनियम प्लस सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। कहां पे सर? लिथोस्फेयर में। लिथोस्फेयर का स्टेट क्या था सर? स्टेट क्या था सर? सॉलिड स्टेट था। जी हाँ। एस्टेनोस्फेयर सेमी सॉलिड स्टेट बच्चे, सेमी सॉलिड स्टेट। ये वही रीजन है जहां पर तुम्हें मैग्मा देखने को मिलता है। सीमा सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम वो मिनरल्स है जो तुम्हें यहां पर देखने को मिलते हैं। मीजोस्फेयर सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट बच्चे। रीजन प्रोबेबली ड्यू टू ग्रेट प्रेशर, प्रोबेबली ड्यू टू ग्रेट प्रेशर, प्रेशर डोमिनेंस ऑफ या बाय लिथोस्फेयर एंड एस्टेनोस्फेयर। मीजोस्फेयर इज इन सॉलिड स्टेट प्रोबेबली ड्यू टू ग्रेट प्रेशर, प्रेशर डोमिनेंस। जी हाँ सर, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम तुम्हें यहां पर भी देखने को मिलता है। बट जैसे ही आप प्रवेश करते हैं सर लिक्विड में, लिक्विड में, जी हाँ, आउटर बेरीस्फीयर में तुम्हें देखने को मिलता है लिक्विड स्टेट। क्यों? क्यों सर? प्रोबेबली ड्यू टू चेंज इन मिनरल, प्रोबेबली ड्यू टू चेंज इन मिनरल। सर तुम्हें बेसिकली लोअर मेंटल तक सीमा वगैरह देखने को मिल रहा था, बट जैसे ही तुम आउटर कोर में प्रवेश करते हो तुम्हें नीफे देखने को मिलता है। इनर बेरीस्फीयर सॉलिड स्टेट, सर भारी चीजें केंद्र में इकट्ठी हो जाती हैं, तो इनर कोर सॉलिड स्टेट तुम्हें वहां पर भी नीफे ही देखने को मिलता है। सर अर्थक्वेक में आते हैं सबसे पहले कि अर्थक्वेक क्या होता है। मूवमेंट, ट्रम्बलिंग, शेकिंग, हिलना डुलना,
किसका सर? किसका सर? लिथोस्फेरिक स्लैब का, कठोर वाले हिस्से का, सॉलिड वाले हिस्से का। गुरप्रीत कौर आंखें बंद। सॉलिड वाले हिस्से का, लैंड वाले हिस्से का, जहां पर तुम रहते हो, जब वो हिलती है, वो रॉक हिलती है, वो सॉलिड वाला पोर्शन हिलता है, वो लैंड हिलता है, ट्रम्बलिंग होती है, शेकिंग होती है, मूवमेंट होती है, उसी को तुम अर्थक्वेक बोलते हो। सर ये मूवमेंट क्यों हो रही है? बिकॉज अंदर मैग्मा मूव कर रहा है। अब तुम इसको एग्जाम्पल करोगे, एग्जाम्पल तुम इसमें ले सकते हो नाव वाला। सर जैसे जैसे पानी की मूवमेंट होगी वैसे वैसे नाव पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो जैसे जैसे मैग्मा की मूवमेंट होगी सर वैसे वैसे वो सॉलिड वाले पोर्शन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। सर मूवमेंट क्यों हो रही है? ड्यू टू कन्वेक्शन करेंट्स। कन्वेक्शन करेंट्स यानी कि सर टेम्परेचर राइजिंग वर्टिकली। कोई बच्चा आज डाउट पूछ रहा था, प्रीति खातवाटे ने बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया, वेरी गुड बच्चे प्रीति। कन्वेक्शन करंट क्या होते हैं सर? जब आपका टेम्परेचर वर्टिकली राइज करता है, वर्टिकली यानी ऊपर की तरफ, ठीक है। सर इतना हीट क्यों है, पृथ्वी इतनी गर्म क्यों है? ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यूरेनियम, थोरियम, उसकी वजह से तुम्हें थर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। सर बेसिक टर्मिनोलॉजीज में, सर जहां से अर्थक्वेक की वेव्स स्टार्ट हो रही हैं उस पॉइंट को मैं बोलूंगा फोकस या फिर हाइपोसेंटर। फोकस और हाइपोसेंटर पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। सर जो अर्थक्वेक है वो एक वेव की फॉर्मेट में ट्रेवल करता है, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है, उस वेव को मैं बोलता हूं या बोलती हूं सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स। सर जिस पॉइंट पर सिस्मिक वेव्स पृथ्वी की सतह से सबसे पहले टकराती हैं उस पॉइंट को मैं बोलता हूं सर एपीसेंटर। एपीसेंटर इज अ पॉइंट ऑन दी सरफेस, पॉइंट ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ। फोकस के जस्ट ऊपर होता है एपीसेंटर, एपीसेंटर से क्लोजेस्ट पॉइंट होता है फोकस, फोकस से क्लोजेस्ट पॉइंट होता है एपीसेंटर, यानी कि फोकस इज परपेंडिकुलर टू द एपीसेंटर। भैया दो प्रकार की वेव्स होती है, एक पृथ्वी के जो अंदर चल रही है उन्हें तुम कहते हो बॉडी वेव्स, एक जो सरफेस पर आ रही हैं और टकराने के बाद एक न्यू सेट ऑफ वेव्स जनरेट हो रहा है जो डिस्ट्रक्शन में भी सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, उन्हें तुम कहते हो सरफेस वेव्स। फिर थी सर एनसीईआरटी की लाइंस, फिर बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बच्चे बॉडी वेव्स को। बॉडी वेव्स में भी सर सबसे पहले प्राइमरी वेव्स, फर्स्ट वन टू रीच ऑन दी सरफेस, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी तुम इन्हें कहते हो। पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, पार्टिकल्स पैरेलल होते हैं वेव की डायरेक्शन के, एंगल बनता है सर 0 डिग्री। सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों जगह से पी वेव पास होती है। सबसे ज्यादा तेज स्पीड इसकी सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है। बॉडी वेव्स के अंदर सर प्राइमरी वेव्स हमने पढ़ लिया, अब सर हम आते हैं सेकेंडरी वेव्स के ऊपर। सेकेंडरी वेव में सर सरफेस पर सेकंड नंबर पर पहुंचती है, टू एंड फ्रो टाइप की मूवमेंट होती है। ट्रांसवर्स वेव भी बच्चे हम इन्हें कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव की तरह ये काम करती है, ठीक है। पार्टिकल परपेंडिकुलर होते हैं सर वेव डायरेक्शन के। भैया ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से पास करती है। वाटर रिपल्स, वाटर रिपल्स की तरह ही आपको महसूस होती है। इमेजिन करो तुमने तालाब में एक पत्थर मारा, जो फॉर्मेशन तुम्हें देखने को मिलेगा उसी को तुम सेकेंडरी वेव से रिलेट कर सकते हो। भैया सरफेस वेव में लव वेव, रिले वेव आती है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन में हेल्प करती है, मतलब पार्टिसिपेट करती है। भैया पाथ चेंज हो सकता है क्या सिस्मिक वेव्स का? डेविएट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। अगर स्पीड इसकी कब चेंज हो सकती है? स्पीड कब चेंज हो सकती है? जब डेंसिटी में डिफरेंस आएगा। पाथ कब चेंज हो सकता है सर? जब मीडियम में डिफरेंस आएगा। मेराकली स्केल, इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, रिक्टर स्केल, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, एक प्रकार की आपकी लॉगरिथमिक स्केल होती है, हर एक इसका एक यूनिट लगभग 10 गुना एनर्जी को दर्शाता है। फिर एनसीईआरटी की लाइंस, एविडेंसेस में सर सबसे पहला एविडेंस वोल्केनो, लावा है सर, टेम्परेचर ज्यादा है, इंटीरियर में लिक्विड है, स्टेट फ्लूइड है, डायरेक्ट एविडेंस। मैं तो सर जहां खड़ा हूं वो तो सॉलिड है, लेकिन पृथ्वी के अंदर से अगर ये लिक्विड, ये फ्लूइड आ रहा है, इसका मतलब पृथ्वी के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। सर मैं जहां खड़ा हूं वहां टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है कि मैं जल के राख हो जाऊं, बट वॉल्केनो को अगर मैं देखता हूं, उस लावा को अगर मैं देखता हूं, तो सर टेम्परेचर मुझे बहुत ही ज्यादा महसूस हो रहा है, यानी पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ग्रेविटी एनॉमली, एक प्रकार का इनडायरेक्ट एविडेंस कि सर अगर पृथ्वी पे सब कुछ समान होता तो पोल्स पर ग्रेविटी ज्यादा नहीं होती और इक्वेटर पर ग्रेविटी कम नहीं होती, ये डिफरेंस तुम्हें देखने को नहीं मिलता। इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, पोलर रीजन, आर्कटिक ओशियन, इनडायरेक्ट एविडेंस, कई चीजें तुम्हें यहां से भी पता चली, ठीक है, कई चीजें बच्चे आपको यहां से भी पता चली। माइनिंग को भी उन्होंने एक प्रकार से इनडायरेक्ट एविडेंस पे डाला है। एनसीईआरटी का मानना है कि कई बार माइनिंग से भी तुम्हें चीजें उतनी स्पेसिफिक पता नहीं चल पाती। अब आओ तुम सिस्मिक वेव्स पे। भैया सिस्मिक वेव में हम उसको यूज कर रहे हैं अर्थ का इंटीरियर पढ़ने के लिए।
तो क्या यहाँ पर सरफेस वेव का काम आएगा? द आंसर इज नो। बॉडी वेव का काम आएगा सर। बॉडी वेव में भी अब पी वेव एस वेव में तुम सबसे पहले चीजें ध्यान रखो। स्पीड सबसे ज्यादा पी वेव की होती है सॉलिड में। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों से ट्रेवल करता है। पाथ डेविएट हो सकता है सर जब मीडियम चेंज हो। स्पीड कम ज्यादा हो सकती है जब आपका डेंसिटी डिफरेंस हो। भैया एस वेव स्पीड 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 सबसे ज्यादा सॉलिड में होगी, क्योंकि सर सबसे ज्यादा सॉलिड में ही ट्रेवल करता है। हाँ जी हाँ, एस वेव आपकी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ही ट्रेवल करती है। तो सर ये सॉलिड में कैसे स्पीड डिफरेंस आ जाता है? भैया लेस डेंस रॉक्स और हाई डेंस रॉक्स, जैसे जैसे अंदर जाओगे रॉक्स की डेंसिटी तुम्हें ज्यादा मिलेगी, वहां पर भी स्पीड में प्रभाव तुम्हें देखने को मिलता है, परिवर्तन जिसे तुम कह सकते हो। सर एस वेव को हम सबसे पहले यूज कर रहे हैं। हमने क्या देखा सर? हमने लगाए सर सिस्मोग्राफ ऐसे रीजन्स में जहां पर अर्थक्वेक आने के चांसेस थे। ठीक है सर, सिस्मोग्राफ लगाने के बाद मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि जो सिस्मिक वेव्स का रास्ता है वो डेविएट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इससे क्या मैं एक चीज अंदाजा लगा सकता हूं, क्या मैं एक चीज पॉइंट निकाल सकता हूं कि क्या मेरे पृथ्वी के अंदर होमोजेनिटी है? क्या सर समानता है? समानता है क्या सर? समान है क्या चीजें? होमोजेनिटी है क्या? द आंसर इज नो। तो पहला ऑब्जर्वेशन की सर सिस्मिक वेव का मुझे पाथ, उसमें भी सर एस वेव का मुझे पाथ डेविएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि सर कहीं ना कहीं मीडियम में डिफरेंस है। तो क्या हमारा अर्थ एक सिंगल मीडियम से बना है? द आंसर इज बिग नो। आंसर इज बिग नो। क्या सर हमारे अर्थ में हमें डिसकंटिन्यूटीज मिलेंगी? द आंसर इज अ बिग यस। उसके बाद सर मैं कुछ पार्ट में देखता हूं कि सिस्मिक वेव्स, उसमें भी सर सेकेंडरी वेव्स मेरी रिकॉर्ड नहीं हो पा रही हैं। इसका मतलब कि सर मुझे वो रीजन देखना पड़ेगा जहां से सिस्मिक वेव्स मेरे पास नहीं आ रही। जब मैंने वो रीजन देखा तो सर मुझे कोर वाला रीजन देखने को मिला। सिस्मिक वेव्स सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ही पास करती हैं, यानी कि सर कोर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। कोर में ज्यादातर चांसेस किसके हैं सर? लिक्विड होने के। बिकॉज यदि, वैसे गैस नहीं हो सकता, गैस नहीं हो सकता सर। रीजन बीइंग, क्योंकि जब तुम्हारी धरती बनी तो हल्की चीजें वायुमंडल में गई, गैसेस वायुमंडल में गई, भारी चीजें अंदर आई। तो सर लिक्विड होने के चांसेस 99.99% है, एंड ऐसा है भी। What we have observed is this: no direct secondary waves are recorded between 105 डिग्री से लेके 105 डिग्री, जिसे तुम शैडो जोन भी कहते हो, जहां पर तुम्हारी सिस्मिक वेव्स डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं हो रही। Hence we conclude that outer core must be in liquid state. That is why no S waves are recorded. ठीक है, तो भैया तुमने क्या देखा कि सर एस वेव का जो शैडो जोन है वो तुम्हें कहां से कहां तक देखने को मिल रहा है? 105 डिग्री से लेके 105 डिग्री तक पाथ डेविएट हो रहा है। इसका मतलब क्या मीडियम सेम है? द आंसर इज नो। सॉलिड में भी सर तुम्हें पाथ डेविएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सर क्या सॉलिड में भी पूरा सॉलिड है? द आंसर इज नो। कहीं ना कहीं तुम्हें सेमी सॉलिड भी देखने को मिलेगा। सर पी वेव का शैडो जोन क्यों बन रहा है? बिकॉज पाथ डेविएट हो रहा है। पाथ डेविएट हो रहा है। इससे तुम्हें एक चीज और पता चलती है कि सर पृथ्वी के अंदर होमोजेनिटी तो नहीं ही है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स हैं। ठीक है भैया, इसका जो शैडो जोन है इट इज अबाउट 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक। शैडो जोन वो एरिया होता है जहां पर तुम्हारी सिस्मिक वेव्स डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं की जाती। शैडो जोन भैया एस वेव का बड़ा होता है पी वेव से। 40% ऑफ द अर्थ इसने कवर करके रखा है। एस वेव का शैडो जोन क्यों बनता है? बिकॉज आउटर को लिक्विड स्टेट में है, लगभग 103 डिग्री से लेके 103 डिग्री, या तुम इसको 105 डिग्री से 105 डिग्री तक भी लिख सकते हो। पी वेव का शैडो जोन बिकॉज ऑफ द पाथ डेविएशन 103 डिग्री या 105 डिग्री से 142 डिग्री तक। बियॉन्ड 145 डिग्री याद रखना सिर्फ और सिर्फ पी वेव सी रिकॉर्ड होंगी। कॉमन शैडो जोन 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक। अब सर जो मैंने तुम्हें डिसकंटिन्यूटीज रिलेट करवाई थी उसके नाम देखते हैं। अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। कोनार्ड, मोहरोविक, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेमान। कोनार्ड, मोहरोविक, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेमान। सीएम राहुल गांधी लेजेंड। इसी के साथ तीनों क्लासेस आपकी रिवाइज होती हैं और कहानी खत्म होती है। आंखें खोल लो। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, रिलैक्स करो। मैं एक बार आपकी शक्लें देख लेता हूं कि कहीं तुम बोर तो नहीं हो रहे। क्लास में सर आज हैं 15 बच्चे, कल थे सर 21 बच्चे। इसी तरीके से बच्चों की संख्या कम होती जाएगी, आपका कंपटीशन कम होता जाएगा और आप आसानी से एकेडमी पहुंच पाएंगे। हो गए रिलैक्स? नहीं भी हो गए तो अब हो जाओ। न्यू टॉपिक सर, वेलकम टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हेडिंग डालिए सर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी।
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तुम्हें आज ये पीडीएफ मिल जाएगी और सर आज आपको मिलेगी डीपीपी। जी हाँ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से तुम्हें क्या समझ में आता है? अभी तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा जिन्होंने पहले कभी भी इस थ्योरी को नहीं पढ़ा। सबसे पहले सर हम थोड़ा सा शब्दों के ऊपर काम करते हैं, ठीक है? फिजिकल ज्योग्राफी में यदि तुमने कभी शब्दों के ऊपर अच्छे तरीके से काम कर लिया, भैया 50% मामला डन है आपका, ठीक है? तो इस इमेज के ऊपर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये जो वर्ड है, 5 मिनट लेके इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसमें तुम्हें टोटल कितने वर्ड दिख रहे हैं? 3। राहुल का जवाब आ गया। बाकी लोग, तुम्हें 10-15 दिख रहे हैं क्या? गुरप्रीत कौर, नितिन कुमार, रुस्तम, नितिन सेशन में दिखाई नहीं पड़ रहे हो सुबह। अनुराधा, भविष्य, कृतिका, हाँ लिख दो। सर नेटवर्क, अच्छा आए थे, अच्छा हाँ तुम तो थे, हाँ तुम तो, तुम्हारा ही डाउट था ना वो वाला, कौन सा, कि सर अगर बच्चा एरोप्लेन में पैदा हो गया तब क्या होगा? नहीं तुम्हारा नहीं था, किसका डाउट था ये? अच्छा प्रीवियस बैच के किसी बच्चे का था, राइट। मैं पढ़ा रहा हूँ सर सिटीजनशिप, ठीक है? मैं पढ़ा रहा हूँ सर सिटीजनशिप। मैं इनसे कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप और आपकी गर्लफ्रेंड, जब भी आप लोग की शादी होगी, तो फॉर एग्जाम्पल आप यूएस घूमने गए और आपका बच्चा गलती से वहीं पे पैदा हो गया, ठीक है? अब पैदा होने के बाद उसको नागरिकता किसकी दी जाएगी, यूएस की या भारत की? तो जवाब तो उन्होंने सही दिया। फिर एक डाउट आता है कि सर फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया से जा रहे हैं यूएस, और सर हमारा प्लेन जो है वो ईरान के ऊपर से गुजर रहा है, और अगर प्लेन में ही बच्चा हो जाता है तो उसे नागरिकता कहाँ की मिलेगी, यूएस की, इंडिया की या ईरान की? मैंने कहा यार ये सही, ये बढ़िया। खुदा ना खास्ता अगर अटलांटिक ओशियन के ऊपर से जाती तो तुम कह देते सर अटलांटिक ओशियन की नागरिकता मिल सकती है क्या, वहीं घर बना लूं मैं अपना। तो ऐसे ऐसे तो डाउट्स आते हैं। मेरा तो अगर वापस आया तो क्या होगा बाहर जाने के बाद। हाँ हाँ ऑस्ट्रेलिया वाला ना, ठीक है। अच्छा तेरे को ये ऑस्ट्रेलिया ही क्यों याद आया, सोच रहा है क्या जाने की? ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा सर। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, चलो वापस इधर। सर कॉन्टिनेंटल वर्ड से आप क्या समझते हैं? थोड़ा सा मैं इसको आसान करता हूं। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, सर कॉन्टिनेंट से आप क्या समझते हैं? जमीन, लैंड। सर लैंड से आप क्या समझते हैं? सर वो चट्टान, वो रॉक। सर रॉक से आप क्या समझते हैं? वो सॉलिड पोर्शन। सर इस सॉलिड पोर्शन से आप क्या समझते हैं? सॉलिड पोर्शन से बच्चे आप क्या समझते हैं? वो क्या लिथोस्फीयर वाला हिस्सा? क्या सर वो लिथोस्फीयर वाला हिस्सा? इतना अगर तुम्हें ना पल्ले पड़ाओ, तुम सिंपल इतना समझो, कॉन्टिनेंट का मतलब जहां तुम्हारा देश है, लैंड का मतलब जहां तुम रहते हो, ठीक है? सर ड्रिफ्ट वर्ड का क्या मतलब होता है? भैया ड्रिफ्ट वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट। सर मूवमेंट कैसी हो सकती है? सर तेज हो सकती है या तो धीमी हो सकती है, ठीक है? तो भैया ड्रिफ्ट वर्ड का मतलब होता है स्लो मूवमेंट। और थ्योरी वर्ड का मतलब सिद्धांत, सिद्धांत।
थ्योरी वर्ड का मतलब बच्चे सिद्धांत। सर किसकी मूवमेंट? कॉन्टिनेंट की। सर कॉन्टिनेंट के साथ क्या हो रहा है? स्लो मूवमेंट। यानी कॉन्टिनेंट के स्लो मूवमेंट से रिलेटेड जो थ्योरी होगी उसी को बच्चे हम पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर। क्या तुम्हें ये वर्ड क्लियर है? क्या तुम्हें ये वर्ड क्लियर है? भविष्य, राहुल, बाकी लोग सो जाओ। पढ़ाई वढ़ाई क्या है होती रहती है। कृतिका, नितिन, रुस्तम, देबोश्मिता, गुड। गुरप्रीत, प्रिंस, बढ़िया। पूजा, ऑल राइट। तो सर ये मतलब था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। अब भैया आप आइए इस डायग्राम के ऊपर, ठीक है? हाँ कृतिका सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। 10-15 दिन से नींद तो हुई नहीं है। बिना सोए काम कैसे चलेगा? क्या सेशन वगैरह तो चलते रहते हैं। सर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बच्चे हम क्या पढ़ रहे हैं? वो जो कॉन्टिनेंट है, वो जो लैंड मास है, वो जो सॉलिड पोर्शन है, वो जो लिथोस्फीयर है जिसपे तुम रहते हो, उसकी मूवमेंट। कैसी मूवमेंट सर? स्लो मूवमेंट। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं बच्चे। कॉन्टिनेंट की मूवमेंट को बच्चे हम स्टडी कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर। यानी अब आपको थोड़ा सा चीजें इमेजिन करना पड़ेगा इस डायग्राम से। सबसे पहले सभी डायग्राम एक साथ मत देखना, एक एक करके डायग्राम देखो। डायग्राम नंबर 1, इसमें आपको क्या पता चल रहा है? डायग्राम नंबर 1 में आप क्या इमेजिन कर पा रहे हो? क्या चीजें आप देख पा रहे हो? जो भी चीजें आप देख पा रहे हो उसको अपने शब्दों में लिखो 1 मिनट के अंदर, फिर मैं समझाता हूं। डायग्राम नंबर 1 में आपको क्या दिख रहा है बताइए? डायग्राम नंबर 1 में बच्चे आपको क्या दिख रहा है? पूजा, नितिन, लैंड एंड ओशियन, ओके। वन लैंड मास आफ्टर लैंड मास ब्रोक एन ईच कॉन्टिनेंट, ओके। राहुल, नितिन, चलो ठीक है। अनुराधा, ओके। इसमें बच्चे आपको क्या दिख रहा है? सर इसमें मुझे ये दिख रहा है कि एक सिंगल लैंड मास है, एक सर सिंगल लैंड मास है। और क्या है सर? एक बड़ी सी वाटर बॉडी जिसने इस लैंड मास को चारों तरफ से घेर के रखा है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं साफ तरीके से, वाटर बॉडी। वाटर बॉडी। आप सुनना ध्यान से। 150 मिलियन ईयर्स अगो वाले डायग्राम में आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि सर ये जो पहले एक लैंड मास था अब ये दो हो गए हैं, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, और बीच में ना सर क्या हुआ है? ओशियन आ गया है, समुद्र आ गया है। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि सर बीच में ओशियन आ गया है, समुद्र आ गया है। यानी एक नई वाटर बॉडी मुझे देखने को मिल रही है। साथ ही साथ सर ये जो एक सिंगल लैंड मास था, अब मुझे यहाँ पर दो लैंड मासेस देखने को मिल रहे हैं। अच्छा ये सब कहानी कहाँ चल रही? एक कहानी 225 मिलियन ईयर्स अगो पहले, उसके बाद 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले, उसके बाद बच्चे 100 मिलियन ईयर्स अगो अगर आप जाओ तो आपको कई सारे लैंड मासेस देखने को मिल रहे हैं, कई सारे लैंड मासेस, और कई सारे बच्चे आपको ओशियंस भी देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप आज के टाइम पे देखोगे तो आपको लगभग इस तरीके से 7 कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं और कई सारे ओशियंस भी देखने को मिलते हैं। ये वही इमेज है जो आप अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाते हैं और स्टेशनरी शॉप पे जाते ही, भैया वो जो है वर्ल्ड मैप दे दो, वर्ल्ड मैप। मैं तो सर यूपीएससी एस्पायरेंट हूं, वर्ल्ड मैप दे दो। ले आके पहले ही दिन अपने घर पे चिपकाते हो, भले तुम्हें याद ना हो, समझ में ना आता हो, कुछ भी ना पता हो वर्ल्ड मैप में, उसके बाद भी चिपका रखा है सर। वर्ल्ड मैप, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, दुनिया भर के मैप लगे सर कमरे में।
हाँ सर मैप लगे हैं। अच्छा वो जो है मुझे बताना, ये ईरान कहाँ पे है? नहीं सर वो नहीं पता। अच्छा पैलेस्टीन कहाँ पे है? पैलेस्टीन नहीं सर वो नहीं पता। मैं डिबेट करूंगा सर इजराइल पैलेस्टीन टॉपिक पे। मैं सर जिसे यही नहीं पता कि इजराइल और पैलेस्टीन है कहाँ, ऐसे ऐसे तो बच्चे हैं, है ना। मैं पढ़ूंगा सर ज्योग्राफी, मैं वर्ल्ड मैप। नहीं नहीं सर वो नहीं आता। ओ कैसे याद है? घर में मैप है, हाँ सर एकदम सामने, मेरी आंखों के सामने। जी हाँ, नितिन देख भी रहा है। तो सर जो मैप आपने अपनी दीवार पे लगा रखा है, वो मैप आपको आज के टाइम पे कुछ इस तरीके का दिखता है। एग्रीड और नॉट? एग्रीड। लेकिन क्या सर, क्या सर 225 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये कहानी थी? आंसर इज नो। ठीक है, द आंसर इज नो। यानी कि सर कहीं ना कहीं आज के टाइम पे हमें जो हमारा वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है, जो कॉन्टिनेंट्स जो ओशियंस देखने को मिलते हैं सर 225 मिलियन ईयर्स अगो, वो उस तरीके से नहीं थे। उनमें सर मूवमेंट हुई। सर मूवमेंट कैसी हुई है? सर वो जो है मैं रात में सोया था और सुबह उठा तो देखा सब कुछ बिखर गया है। ऐसे हुई है क्या? क्या ये सभी मूवमेंट एक रात में हो गई, एक साल में हो गई, 10 साल में हो गई, 20 साल में हो गई? द आंसर इज नो। बहुत ही धीमे धीमे आराम आराम से मूवमेंट हुई है। इसीलिए बच्चे यहां पर वर्ड यूज किया गया है ड्रिफ्ट। वर्ड क्या यूज किया गया है सर? ड्रिफ्ट। स्लो मूवमेंट। क्या ये जो मूवमेंट तुम देख रहे हो, क्या ये जो तुम मूवमेंट देख रहे हो ये बहुत तेज हुई है क्या? सर ये बहुत आराम से हुई है, इसलिए सर वर्ड आता है ड्रिफ्ट, यानी कि स्लो मूवमेंट। आई समझ? क्लियर हुआ? सर इसी मूवमेंट को हमें स्टडी करना है, इसी मूवमेंट को बच्चे हमें स्टडी करना है। अब देखो, यहाँ पे जो कुछ 30 मार्का बैठे होंगे उनका डाउट होगा सर ये मूवमेंट क्यों हो रही है, एक बार वो भी बता देते। तो मैंने तुम्हें बता रखा है, अगर आपने क्लासेस में ध्यान दिया हो तो मैंने आपको बता रखा है। जी हाँ, अगर मैंने आपको बता रखा है तो अब टाइप मत करना चैट में, रुको, मजा कैसे आएगा नहीं तो। हाँ राहुल, माइक ऑन करो। माइक ऑन करिए। यस हाँ सर। ये मूवमेंट क्यों हो रही है? सर टेक्टोनिक मतलब मूवमेंट हो रही है ड्यू टू कन्वेक्शनल ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट। ओके। अच्छा कन्वेक्शनल करंट्स क्यों बन रहे हैं? सर क्योंकि टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर टेम्परेचर क्यों हाई है? क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, हीट जनरेट हो रही गुड। है। तो भैया आपको रीजन बता दिया राहुल ने, मैं आपको लिखवा देता हूँ। सर ये मूवमेंट हो क्यों रही? ये मूवमेंट हो क्यों रही? ड्यू टू कन्वेक्शन करेंट्स। कन्वेक्शन करेंट्स, या तुम इसको और सिंपल भाषा में बोल सकते हो, और सिंपल भाषा में बोल सकते हो बिकॉज सर मैग्मा मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है सर? मैग्मा मूव कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलो भैया उस थ्योरी को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। तो हेडिंग डालिए सर यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज। मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रहा हूं 225 मिलियन ईयर्स अगो का। ये आप भी अपनी कॉपी के अंदर बना सकते हैं फॉर दी बेटर अंडरस्टैंडिंग।
सर ये क्या है? ये है सर आपका एक सिंगल लैंडमास, जिसको तुम नाम दोगे, जिसको बच्चे आप नाम दोगे पेंजिया। आप नाम नहीं दोगे, ये नाम सब दिया किसने? पहले उनका नाम ही जान लो, एल्फ्रेड वैगनर साहब ने। ये बात दुनिया के सामने रखी किसने? एल्फ्रेड वैगनर साहब ने, एक जर्मन मेटेरियोलॉजिस्ट है, मौसम वैज्ञानिक हो। मेटेरियोलॉजिस्ट मतलब मौसम वैज्ञानिक, ठीक है। बट काम सर उन्होंने ज्योग्राफी के क्षेत्र में कर दिया। अच्छी बात है, हमें भी सीखने को मिल रहा है। तो सर एल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में ये बात दुनिया से कही। कब कही सर? 1912 में। किसने कही सर? एल्फ्रेड वैगनर। वैगनर बाबा ने ये बात कही, ठीक है। और वैगनर बाबा क्या कहते हैं दुनिया से? बाबा कहते हैं कि आज के टाइम पे हमें जिस प्रकार से अपनी पृथ्वी, ये कॉन्टिनेंट्स, ये लैंडमास, ये सब देखने को मिल रहा है, ये ओशियंस जो हमें देखने को मिल रहे हैं, हजारों सालों पहले ये कहानी नहीं थी। ये सब एक ही लैंडमास का हिस्सा थे, एक ही ओशियन था, फिर धीरे धीरे इनमें शिफ्टिंग हुई है। अब तुम खुद सोचो, तुम खुद सोचो, इतनी बड़ी बात क्या कोई बिना एविडेंस के मान लेता? दिमाग लगाओ भाई, दुनिया तो पूछेगी ना, क्या एविडेंस है यार, क्या साक्ष्य है, किस बेसिस पर आप ये चीजें बोल रहे हो? दुनिया ने पूछा। तो एल्फ्रेड वैगनर साहब ने चीजों को आसान करने के लिए ये जो लैंडमास है, ये ओशियन है, इनकी नेमिंग की। अब सर ये नेमिंग इतनी अजीब क्यों है? बिकॉज भैया वो जर्मन मेटेरियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से नेमिंग की। फिर भी जहां जहां हो सकेगा मैं आपको चीजें आसान करके समझा दूंगा, ठीक है। तो सर वही नेमिंग, वही टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ रहे हैं, ताकि चीजें हमारे दिमाग में इमेजिन हो पाए कि किस तरीके से एल्फ्रेड वैगनर साहब ने एविडेंसेस के साथ इन हर एक चीजों को प्रूफ किया है। क्लियर है? नाम याद रखना, एल्फ्रेड वैगनर। अच्छा, एल्फ्रेड वैगनर और ऑर्थर होम्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एग्जामिनेशन में यही वो आपको घुमाता है। ऑर्थर होम्स को डाल देगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, एल्फ्रेड वैगनर को डाल देगा कन्वेक्शन करंट थ्योरी में। कंफ्यूज मत होना। ऑर्थर होम्स पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड उन्होंने काम किया था। एल्फ्रेड वैगनर ये किस तरीके से तुम्हारी चीजें मूव हुई हैं उसके ऊपर काम किया, ठीक है। सर ये सिंगल लैंडमास जिसको नाम दिया गया पेंजिया। पेंजिया मतलब क्या होता है सर? सुपर कॉन्टिनेंट। पेंजिया मतलब क्या होता है सर? सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है। और ये जो मेगा ओशियन था, इतना बड़ा सा समुद्र था, मेगा ओशियन, इसके लिए भैया उन्होंने टर्म यूज किया। किसने? एल्फ्रेड वैगनर साहब ने। टर्म था भैया पैंथेलासा। क्या टर्म था सर? पैंथेलासा। क्या टर्म था बच्चे? पैंथेलासा, ठीक है। इसके बाद सर इसमें चल रही है आपकी मूवमेंट। इसमें बच्चे आपकी चल रही है मूवमेंट, इस लैंडमास में। सर मूवमेंट क्यों है? क्योंकि भैया मैग्मा आपका मूव कर रहा है। मैग्मा बच्चे आपका मूव कर रहा है। ये एनसीईआरटी की लाइंस हम बाद में पढ़ेंगे। ओह नो 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 नो। यार अभी मुझे बहुत चीजें समझानी थी, स्लाइड्स कैसे खत्म हो गई? यहाँ पे समझा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे समझा दूं बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है? थैंक यू सो मच। दिक्कत होगी भी तो कोई सोल्यूशन नहीं है, यहीं पे समझना पड़ेगा, ठीक है। इस कहानी को देखना ध्यान से। उसके बाद सर क्या होता है? 125 मिलियन ईयर्स अगो। ईयर्स अगो क्या होता है बच्चे? भैया ये जो आपका पेंजिया है, ये दो हिस्सों में टूट जाता है। ये भैया दो हिस्सों में टूट जाता है। नॉर्थ वाले हिस्से को आप कहते हो लॉरेशिया,
नॉर्थ वाले हिस्से को बच्चे आप कहते हो लॉरेशिया, एंड बच्चे साउथ वाले हिस्से को आप कहते हो गोंडवाना लैंड। अब याद करिए कक्षा 7 की एनसीईआरटी की किताब, जब तुम रट्टा मार के नंबर लिया करते थे। इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, एग्जाम में लिखा तुमने, फुल मार्क्स, पेरेंट्स खुश। तुम्हें पता ही नहीं है गोंडवाना लैंड है क्या। यू डोंट नो अबाउट गोंडवाना लैंड। जी हाँ। क्या अब आपको समझ में आया कि सर एक गोंडवाना लैंड क्या है? पेंजिया से टूटा हुआ एक हिस्सा जो साउथ की तरफ टूट के गया था। सर ये नॉर्थ साउथ में क्यों जा रहे हैं, ईस्ट वेस्ट में क्यों नहीं जा रहे? भैया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये डिपेंड करता है मैग्मा की मूवमेंट के ऊपर, मैग्मा की मूवमेंट के ऊपर, मैग्मा की मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता कि मैंने इसको ईस्ट और वेस्ट नहीं जाने दिया, ऐसा कुछ नहीं। तो भैया भारत आपका किसका हिस्सा था? इंडिया, दैट इज किसका पार्ट था बच्चे? वो गोंडवाना लैंड का। आई समझ, क्लियर हुआ? सर आज के टाइम पे हमें हमारा अर्थ कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, राइट। नेमिंग्स आपके यहां पर खत्म होती हैं, तो कीवर्ड्स आपको क्या याद रखने हैं? पेंजिया, पेंथेलासा, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, अल्फ्रेड वैगनर 1912 और मैग्मा की मूवमेंट। इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2013 मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि डिस्कस करिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एंड उसके एविडेंसेस को। कोई बच्चा अगर टारगेट कर रहा है, आंसर कैसे लिखते हो तुम? एक तुम्हारी इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में तुम्हारे कीवर्ड्स क्या क्या आने चाहिए? लोरेशिया, गोंडवाना लैंड, आपका पेंजिया वगैरह हो गया, टेंटलासा हो गया, एल्फ्रेड वैगनर हो गया, 1912 हो गया, कन्वेक्शन करेंट्स हो गए। सर मेन बॉडी में आपके आने चाहिए सर एविडेंसेस, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी में तुम डालोगे एविडेंसेस, और कंक्लूजन में सर इसके ड्रॉबैक, कंक्लूजन में तुम डालोगे इसके ड्रॉबैक। इस प्रकार से आंसर लिखा जाता है। कल को आप सीएपीएफ वगैरह में बैठो तो आपको पता होना चाहिए कि सर एसए का फॉर्मेट क्या होता है। यही फॉर्मेट होता है आंसर लिखने का, एक यही फॉर्मेट होता है। कोई बच्चा अगर स्टेट पीसीएस वगैरह टारगेट कर रहा हो तो मैं उसको बता दूं, ठीक है। अब भैया सुनो आप इसके एविडेंसेस, एनसीईआरटी की लाइंस में आपको पढ़वा दूंगा, बट उससे पहले एविडेंसेस आपको यहीं पर देखना पड़ेगा क्योंकि स्लाइड मेरे पास है नहीं। हेडिंग डालिए सर एविडेंसेस, एविडेंसेस। सर पहला जो एविडेंस एल्फ्रेड वैगनर साहब ने दिया, एविडेंस का नाम था सर जिक्सॉ फिट। एविडेंस का नाम था बच्चे जिक्सॉ फिट। सर व्हाट इज जिक्सॉ फिट? ये आपके जो सभी कॉन्टिनेंट्स हैं, ये आपके जो सभी कॉन्टिनेंट्स थे, जूस पीने वाले बच्चे कृपया क्लास को ध्यान से देखें, ठीक है। ये आपके जो सभी के सभी कॉन्टिनेंट्स हैं, इन सभी कॉन्टिनेंट्स को पजल की तरह फिट करके देखा गया कि क्या ये एक साथ फिट हो रहे हैं। अगर ये कभी ना कभी एक लैंडमास का हिस्सा रहे होंगे तो वो पजल के आसानी से फिट हो जाएगा, राइट। और यही हुआ जिक्सॉ फिट में, यही हुआ सर। इन सभी लैंड मासेस को जब मिलाकर देखा गया तो ये बिल्कुल इस पजल की तरह फिट हो गया, एक पजल की तरह ये फिट होता हुआ दिखाई दे रहा था। इनफैक्ट इस बात को प्रूव भी किया गया, बुलार्ड नाम के व्यक्ति ने, बुलार्ड नाम के व्यक्ति ने 1964 के अंदर एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से इन सभी लैंड मासेस को भैया मिला के देखा था, वो एक पजल की तरह पूरा का पूरा फिट हो गया। तो एविडेंस नंबर 1 जिससे ये बात प्रूफ होती है। बट दुनिया ने कहा यार ठीक है ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। दुनिया ने कहा यार सर ठीक है हो गई पजल की तरह फिट, मानता हूं मैं इस बात को, बट ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता था,
अल्फ्रेड वैगनर साहब ने कहा अच्छा रुके रहो तुम। वो दूसरा पॉइंट लेके आए। मुझे एक चीज ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल एक लैंडमास ये है और दूसरा लैंडमास ये है, अगर ये कभी ना कभी आपस में जुड़े होंगे, कभी ना कभी आपस में जुड़े होंगे, तो इस एरिया में तुम्हें जो भी रॉक्स मिलते हैं, जो भी पेड़ पौधे मिलते हैं, क्या उसमें कुछ सिमिलैरिटीज होंगी? फॉर एग्जाम्पल इस एरिया में कोई रॉक मिल रहा है, रॉक मिल रहा है। अब मूवमेंट के कारण सर एक एरिया यहां गया, एक एरिया यहां गया, लेकिन जब ये रॉक्स बने थे तब ये दोनों एक ही लैंडमास का हिस्सा थे। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा लैंडमास है, ये दोनों एक ही लैंडमास के हिस्से थे जब ये रॉक्स बन रहे थे। अब सर ये मूवमेंट के कारण दूर दूर हो गए हैं, बट फिर भी जब तुम इस एरिया में जाओगे, इस एरिया में जाओगे, इन दोनों एरियाज के रॉक्स में क्या तुम्हें सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी? बिकॉज ये बनते टाइम बिल्कुल पास पास में थे, बिकॉज सर ये बनते टाइम बिल्कुल पास पास में थे। यही बात चमकी थी अल्फ्रेड वैगनर साहब, यही बात बच्चे चमकी थी अल्फ्रेड वैगनर साहब को। दूसरा वो जो पॉइंट लेके आए, दैट इज रॉक्स ऑफ सिमिलर एज, रॉक्स ऑफ सिमिलर एज, ठीक है। रॉक्स की स्टडी करने के लिए, उनकी एज निकालने के लिए, उनका टाइप निकालने के लिए, वो कितने पुराने हैं, हर एक चीज के लिए आप एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हो जिसका नाम है सर रेडियोमेट्रिक डेटिंग। कल को एग्जामिनेशन में पूछ ले तो घबराना नहीं, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, इससे तुम्हें रॉक्स की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ पता चल जाती है, ठीक है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग। सर इसका एग्जाम्पल क्या है? ये है तुम्हारा ब्राजील और ये है तुम्हारा अफ्रीका। ब्राजील कोस्ट, कोस्ट मतलब जो इलाका समुद्र से लगा हो। फर्स्ट एविडेंस को एक बार रिपीट कर दो भैया। जिक्सॉ फिट मतलब तुमने पजल की तरह, एक पजल की तरह इन सभी कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर देखा। अगर वो पजल की तरह एग्जैक्टली फिट हो जा रहे हैं, इसका मतलब वो कभी ना कभी एक ही लैंडमास का हिस्सा रहे होंगे, ठीक है। जिक्स ऑफ इट मतलब कि तुमने इन सभी कॉन्टिनेंट्स को मिला के देखा, ये एक पजल की तरह फिट हो गए। अब मिला के कैसे देखा? सर मैंने उठाया, सर पे रखा, फिर उसको वहां ले गया, वहां पे रखा, फिर मिला के देखा, ऐसे क्या? नहीं भैया, ऐसे नहीं, ठीक है। तुमने भैया इन्हें एक ड्राइंग की मदद से मिला के देखा और ये सभी एक पजल की तरह फिट हो गए। बुलार्ड नाम के व्यक्ति ने, बुलार्ड नाम के व्यक्ति ने बच्चे 1964 में इस चीज को, इस चीज को एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से बना के भी देखा। क्लियर है? समझ में आया इतना? रुस्तम क्लियर है? यस सर, गुड, चलो ठीक है, इतना क्लियर है। अब सुनो भैया, ये क्या है आपका? ये सर ब्राजील, ब्राजील कोस्ट। सर कोस्ट मतलब जो इलाका आपका समुद्र से लगा हो, ब्राजील कोस्ट। अब आधे जने को तो इमेजिन ही नहीं हो रहा है। सिर्फ वर्ल्ड मैप पे लगा के तो बैठा हूं, बट जो है पता नहीं है लोकेशन से, एक बार दिखा देते तो अच्छा होता। लो देख लो भैया, ये साउथ अमेरिका, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा ब्राजील, ये तुम्हारा अफ्रीका, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। ब्राजील कोस्ट, ये भैया आपका वेस्ट अफ्रीका। तुम्हें पता है यहाँ पे जो रॉक्स मिल रहे हैं ना, यहाँ पे सर जो रॉक्स मिल रहे हैं उसमें है सर सिमिलैरिटी। जी हाँ, उसमें है सर सिमिलैरिटी। अब देखो कुछ के दिमाग में डाउट क्या आएगा। सर, यस सर, आपने बताया ये 225 मिलियन ईयर्स अगो पहले की, 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले की कहा। सर एल्फ्रेड वैगनर ने 1912 यानी 1912 में रॉक्स कहां से वो लेके आए? क्या तब तक रॉक्स जिंदा थे? मैं तुमसे फिर कहूंगा, हो सकता है रॉक्स तब तक ना हो, बट क्या उनके फॉसिल्स रहे होंगे, अवशेष रहे होंगे, बचे हुए टुकड़े रहे होंगे? हाँ जी, बचे हुए टुकड़े रहे होंगे। बताइए बताइए, बचे हुए टुकड़े रहे होंगे, है ना?
यही बात चमकी थी अल्फ्रेड वेगनर साहब को कि सर सिमिलरिटी मुझे देखने को मिल रही है रॉक्स में, उनके एजेस में, उनके टाइप्स में, ये तभी हो सकता है जब ये दोनों कभी ना कभी पास पास में रहे हो। सर वो तैर के नहीं जा सकते क्या? भैया अटलांटिक ओशियन है बीच में, ठीक है? क्या है सर? अटलांटिक ओशियन है बीच में। आई समझ? क्लियर हुआ? इसका मतलब कि अगर तुम्हें रॉक सिमिलर एजेस के देखने को मिल रहे हैं तो भैया बड़ी साफ बात है, कभी ना कभी ये दोनों आपस में लगे होंगे। पल्ले पड़ा कुछ? समझ में आया? हाँ जी सर, क्या आपको समझ में आ रहा है? बताइए, समझ में आ रहा है? एविडेंस नंबर 3 सर, टिलाइट डिपॉजिट्स। फिर टिलाइट डिपॉजिट्स, आप सबसे पहले सुन लो टिलाइट क्या होता है। ये तुम्हारा पहाड़ है, जो आपकी नदियां होती हैं वो पहाड़ों से सेडिमेंट्स लेके आती हैं, कंकड़ पत्थर अपने साथ बहा के लेके आती हैं और उसको एक जगह पर डिपॉजिट करती हैं, इकट्ठा करती हैं। यस, जो सेडिमेंट्स नदियां लेके आ रही हैं उनके लिए तुम वर्ड यूज करते हो एलुवियल। बट यदि यहां पर नदियां ना हो और ग्लेशियर्स हो, ये क्या है सर? ग्लेशियर्स। और ये कोई सेडिमेंट्स ले आके भैया डिपॉजिट कर रहे हैं, इसे तुम बोलते हो टिलाइट। सर व्हाट आर टिलाइट्स? सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर। सर अभी तो जो है वो ग्लेशियर्स कहाँ इतने देखने को मिलते हैं? फिर तुम भूल गए। मैं बात कर रहा हूं लगभग 250 मिलियन ईयर्स अगो और 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले की, ठीक है? ये बात भूलना नहीं कि हम एविडेंसेस कब के उठा रहे हैं। बात ये थ्योरी सर हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू 1912, 1912 में थ्योरी आई। बट एविडेंसेस कहां के लिए जा रहे हैं? एविडेंसेस कहां के लिए जा रहे हैं सर? लगभग 150 साल, 150 मिलियन ईयर्स अगो के। 1 मिलियन में शायद कितने होते हैं? 10 होते हैं। हाँ तो भैया आप जोड़ लो, ठीक है? जिसकी मैथ सच्ची हो जोड़ सकता है। चलिए सर, तो सर ग्लेशियर्स के द्वारा जो डिपॉजिट्स आए उन्हीं को बच्चे मैं बोल रहा हूँ टिलाइट। उन्हीं को मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे? टिलाइट। क्या इससे तुम पैलियो क्लाइमेट्स का अंदाजा लगा सकते हो? सर ये जो है पैलियो क्लाइमेट क्या होता है? पैलियो क्लाइमेट क्या होता है सर? भैया पैलियो क्लाइमेट मतलब, जब भी शब्द ना समझ में आए उन्हें तोड़ दो। पैलियो मतलब होता है पुराना, क्लाइमेट मतलब जलवायु। क्या तुम्हें इससे पुरानी जलवायु भी समझ में आ रही है कि सर पहले के टाइम पे मुझे ग्लेशियर्स देखने को मिलते थे? आज के टाइम पे तो सर हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं तो ग्लेशियर्स उतने बचे नहीं, जो बचे हैं वो भी हम बर्बाद करते जा रहे हैं। बट क्या पहले का जो क्लाइमेट था, पहले की जो जलवायु थी, पैलियो क्लाइमेट्स, क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, क्या सर हम ये पढ़ सकते हैं कि तब टेम्परेचर अच्छा खासा ठंडा रहता था, तब सर हमें ग्लेशियर्स देखने को मिलते थे, हमारी जो जलवायु थी वो ठंडी थी? 22 करोड़ 50 लाख साल। भैया ये सब पूछेगा नहीं, जबरदस्ती दिमाग मत लगाओ, ठीक है? चलिए, 22 करोड़ 50 लाख साल पहले, ये सब मैं नहीं लिखवाऊंगा। अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं होना, मिलियन ईयर्स अगो याद रखो, वही पूछेगा। ठीक है सर, तो टिलाइट डिपॉजिट्स, मुझे सर सिमिलर टिलाइट डिपॉजिट्स देखने को मिल रहे हैं इन सभी जगहों पे। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि सर ये कभी ना कभी एक साथ लगे होंगे। तभी सर इनके जो टिलाइट डिपॉजिट्स हैं, उनके जो अवशेष हैं, उनके जो फॉसिल्स हैं, सर वो मुझे सिमिलर देखने को मिल रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 3 जो तुम लिख सकते हो, दैट इज सिमिलर टिलाइट डिपॉजिट्स। सिमिलर टिलाइट डिपॉजिट्स, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? सिमिलर टिलाइट डिपॉजिट्स, सिमिलर टिलाइट डिपॉजिट्स, इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? बाय द वे 3 एविडेंस हो गए सर इधर, जिग्स ऑफ इट, रॉक्स ऑफ सिमिलर एज एंड टिलाइट डिपॉजिट्स। टेन हो गए भैया 3 एविडेंस। आइए चौथे पे। सर चौथा एविडेंस है, लेकिन चौथे एविडेंस से पहले तुम थोड़ा सा समझो।
फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कहीं पे सिलेक्शन नहीं होता है, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, बट फॉर एग्जाम्पल नहीं होता है। अब तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम भाग गए केरला, और केरला जाके तुमने क्या किया, मछली पकड़ने का काम चालू किया। तुमने जाल वाल फेंका, ठीक है, तुमने भैया जाल वाल फेंका मछली पकड़ने का, बट 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 सर जाल में मछली आई नहीं, उस जाल में आया सर कंगारू। ऐसा कैसे हो सकता है? कंगारू कैसे आ गया सर? क्योंकि तुम्हें पता है कि कंगारू तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तैर के आ गया क्या सर भारत में? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? कंगारू तैर सकते हैं क्या? वो तो छोड़ो तुम, भैया कंगारू के फॉसिल्स तुम्हें यूरोप तक देखने को मिल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ दिस कैन हैपन? एल्फ्रेड वैगनर साहब को भी सेम चीज क्लिक करती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सिमिलर टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। सर ऐसा तभी हो सकता है जब ये सभी के सभी कभी ना कभी एक लैंडमास का हिस्सा रहे हो, कि सर कंगारू यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं, इनके अवशेष मुझे देखने को मिल रहे हैं, कल को सर ये दूर हो गए, ये इधर गया, ये इधर गया, फिर भी अगर मैं देखूंगा तो मुझे कंगारू के अवशेष देखने को मिलेंगे। इसमें कई सारे एग्जाम्पल आते हैं, अभी जब मैं आपको एनसीईआरटी रीड करवाऊंगा तो मैं आपको पढ़वा दूंगा, ठीक है, क्लियर है? याद रखना इसमें एक टर्म यूज होता है लेमुरिया। बैच वालों बताओ लेमुरिया क्या होता है? भैया लेमुरिया एक कॉमन टर्म, एक कंबाइंड वर्ड यूज किया जा रहा है इंडिया, मेडागास्कर एंड अफ्रीका के लिए, ठीक है, इंडिया, मेडागास्कर एंड अफ्रीका के लिए। आई समझ? क्लियर हुआ? बताइए सर जी, आपको इतना क्लियर हुआ क्या? इतना क्लियर हुआ क्या? सर 3 नंबर पॉइंट फिर से रिपीट कर देंगे? 3 नंबर, यस सर। टिलाइट। यस। देखो, जो तुम्हारे माउंटेन्स होते हैं, जब उनसे रिवर्स कोई सेडिमेंट्स लेके आती हैं, उन्हें नीचे डिपॉजिट करती हैं, तो उसे तुम क्या कहते हो? एलुवियल। बट रिवर की जगह अगर वो सेडिमेंट्स ग्लेशियर्स लेके आ रहे हैं तो उन्हें तुम क्या कहोगे? टिलाइट्स। सिमिलर टिलाइट डिपॉजिट्स तुम्हें देखने को मिले इन सभी जगहों पे, इन सभी जगहों पे। तो तुम इससे क्या कह सकते हो कि सर कभी ना कभी ये आपस में सटे होंगे, तभी सर मुझे सिमिलर टिलाइट डिपॉजिट्स देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है प्रीति? ओके सर। डन? अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, मन में ये नहीं रखना कि सर डाउट है। पूछो प्रीति, पूछो। नो डाउट्स? बाय द वे, आप क्लास में माइक, ठीक है, ये सभी चीजें चैट में पूछें, ओके? आगे बढ़ता हूं मैं। एविडेंस नंबर 5 और एक आखिरी एविडेंस जो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, उसके बाद हम एनसीईआरटी की तरफ चलेंगे एंड ड्रॉबैक्स भी देखेंगे। एविडेंस नंबर 5, प्लेसर डिपॉजिट्स। इसको ध्यान से समझना। सर ये एक पहाड़ है, ये दूसरा पहाड़ है, भैया इस पहाड़ में ना सोना पाया जाता है। देवोश्मिता, आपका डाउट था क्या ये? आई थिंक ये प्रीति की आवाज थी, तुम दोनों जुड़वा बहने हो, प्रीति खातवाटे और देवोश्मिता पॉल, सेम आवाज है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेट मी चेक प्रीति इज हियर और नॉट। है कि नहीं? कोई चेक करके बता दो।
नहीं है, आगे बढ़ता हूं मैं। प्लेसर डिपॉजिट्स, ठीक है भैया, सोना होना सब कुछ धीरे धीरे आपका पहाड़ से नीचे आ रहा है, प्लेस हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इसी को तुम क्या कर रहे हो, प्लेसर डिपॉजिट्स। अब होता क्या है कि इनमें होती मूवमेंट, ये पहाड़ चला गया इधर, ये पहाड़ चला गया इधर। सोना मतलब गोल्ड बियरिंग वेन्स, जहां तुम्हें सोना होना देखने को मिलता है, गोल्ड बियरिंग वेन्स। गोल्ड बियरिंग वेन्स, ठीक है। तो सर ये यहां पर आके भैया इकट्ठी हो गई, है ना, ये हिस्सा इधर मूव हो गया, ये हिस्सा इधर मूव हो गया। अब तुम जाते हो अपनी पलटन लेके और तुम्हें देखने को मिलता है यहां पे सोना। हाँ सर सोना, तुमने बिना कुछ सोचे समझे, अब तुम क्या करोगे, तुम उठा लोगे, भर लोगे झोली में, बेच के सीधा सेनोरिका आइलैंड। बट एल्फ्रेड वैगनर साहब को क्या चीजें क्लिक हुई कि यार सोना है तो आसपास कहीं ना कहीं सोर्स भी होगा, सोना है तो आसपास कहीं ना कहीं सोर्स भी होगा। सोना आया कहां से, कहीं से तो आया होगा। अब भैया वो 100 200 300 400 500 किलोमीटर घूम रहे हैं, उन्हें कोई सोर्स ही नहीं मिल रहा, उन्हें सर कोई सोर्स ही नहीं मिल रहा, ठीक है। उसके बाद वो वापस आते हैं ये साउथ अमेरिका, ब्राजील की तरफ, और एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि ब्राजील में सर, ब्राजील में सर देयर आर गोल्ड बियरिंग वेन्स, सोने की खदानें हैं सर यहाँ। गोल्ड बियरिंग वेन्स। और तुम्हें तुम्हें अफ्रीका के घाना कोस्ट पे, ये अफ्रीका है तुम्हारा, यहां पे तुम्हें देखने को मिलेगा घाना। घाना एक जगह है, वहां तुम्हें सोना देखने को मिल रहा है। बट देयर इज एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ द सोर्स रॉक, सोना कहां से आ रहा है पता नहीं। जब एल्फ्रेड वैगनर साहब को ये चीज चमकी, उन्होंने ट्रेवल किया ब्राजील में, सर उन्हें देखने को मिलती है गोल्ड बियरिंग वेन्स। इससे तुम क्या समझ पा रहे हो कि सर ये दोनों हिस्से कभी ना कभी आपस में जुड़े होंगे, क्योंकि घाना कोस्ट पे तुम्हें कोई भी सोर्स रॉक देखने को नहीं मिल रहा कि सर सोना आया कहां से, बट तुम्हें पता है कि ब्राजील में देयर आर गोल्ड बियरिंग वेन्स, यानी सर ये दोनों हिस्से कभी ना कभी आपस में जुड़े होंगे कुछ इस प्रकार से। ये चीजें भैया यहाँ पे इकट्ठी हो गई, ये हिस्सा आपका दूर होता चला गया मैग्मा की मूवमेंट के कारण, और इस हिस्से के आसपास तुम्हें सोना देखने को मिलने लगा। तो सर एविडेंस नंबर 5 दैट इज प्लेसर डिपॉजिट्स, पांचों एविडेंस क्लियर हो चुके हैं। पहला एविडेंस जिग्स ऑफ इट, दूसरा रॉक्स ऑफ सिमिलर एजेस, तीसरा कम ऑन तीसरा 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 इधर 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 टेलाइट डिपॉजिट्स, चौथा सिमिलर टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। अभी इसका एग्जांपल मैं आपको कई सारे देता हूं। लेमोरिया बर्ड इंडिया मेडागास्कर अफ्रीका के लिए तुम यूज कर रहे हो, है ना। और भैया पांचवा एविडेंस दैट इज प्लेसर डिपॉजिट्स। इतने एविडेंस देने के बाद ये चीज लोगों को समझ में आने लगी कि यार ये सब का सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये सब का सब सर कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, मतलब एल्फ्रेड वैगनर साहब सही कह रहे हैं। जल्दी से एक बार तुम एनसीईआरटी रीड कर लो, मैं करवा देता हूं। अकॉर्डिंग टू वैगनर ऑल द कॉन्टिनेंट्स, एक सेकेंड, formed a single continental mass and mega ocean surrounded by the same. The supercontinent was named Pangea, which meant all earth. ठीक है, the mega ocean was called Panthalassa, meaning all water. बात वही है। उन्होंने भैया आर्ग्यू किया, यानी ये पॉइंट रखा कि 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले द सुपर कॉन्टिनेंट Pangea began to split. Pangea first broke into two large continental landmasses as Laurasia and Gondwana land, फॉर्मिंग दी नॉर्थन, यानी लोरेशिया आपका गया नॉर्थ में और साउथ में आपका आया गोंडवाना लैंड। ठीक है, समझ में आया, आप सुनना ध्यान से।
कहाँ पे गया पैंजिया का ब्रेकडाउन? हाँ भैया, यहां तुम्हें लॉरेशिया देखने को मिलता है, यहां तुम्हें गोंडवाना लैंड देखने को मिलता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि बीच में समुद्र भी आएगा। भैया ये पानी जाएगा कहां? अगर जमीनें दूर होंगी तो बीच में पानी आएगा। पानी जो आया उसको तुम नाम देते हो टेथिस सी। प्लेट टेक्टोनिक में ये वर्ड आपका कचुम्बर बना देगा अगर आपने मेरा सेशन मिस किया तो। पर तुम कहीं से लो, चीजें तुम्हें कनेक्ट यहीं पे हो पाएंगी। चलो, कहां पे थे हम? हाँ, एनसीईआरटी पे। भैया लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड continued to break into various smaller continents that exist today. अब सर एविडेंस हमें पढ़ने इन दी सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जिक्स ऑफ इट भैया, शोर लाइंस ऑफ अफ्रीका। शोर लाइंस यानी वो समुद्र के आसपास वाली जो लाइंस होती हैं। एंड साउथ अमेरिका, ये है सर, ये अफ्रीका, साउथ अमेरिका। ठीक है, तो सर जिक्स ऑफ इट, रिमार्केबल एंड अनमिस्टेकेबल मैच, यानी कि सर मैच हो रहे थे, ये पजल की तरह फिट हो रहे थे। कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा एक ड्राइंग भी बनाई गई बुलार्ड नामक व्यक्ति द्वारा 1964 में, जिसने इस बात को प्रूफ कर दिया। क्लियर है? आज उस शोर लाइन के बीच में फैंटम लाइन प्रेजेंट है। वर्ल्ड मैप में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो फैंटम लाइन तुम याद रखना कि सर शोर लाइंस ऑफ अफ्रीका और साउथ अमेरिका, उसके बीच में आज वो शोर लाइंस की जगह हमें फैंटम लाइन देखने को मिलती। ठीक है भैया, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियंस, रेडियोमेट्रिक डेटिंग आ गया भैया ये सब। ब्राजील कोस्ट के रॉक वेस्टर्न अफ्रीका से मैच हो जाते हैं। क्लियर है? ये भैया टिलाइट डिपॉजिट्स आपके, ये देख लो किस प्रकार से ये चीजें जब आपस में कनेक्ट रही हुई, आपस में सर ये कनेक्ट रही हुई होंगी, तो तुम्हें सिमिलर प्रकार के टिलाइट डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। जब ये दूर दूर हो गई, क्या उसके बाद भी ये डिपॉजिट्स तुम्हें सिमिलर देखने को मिलेंगे? तुम अफ्रीका, साउथ अमेरिका में कल को तुम्हें सिमिलर टिलाइट डिपॉजिट्स के अवशेष मिले तो घबराना नहीं, समझ जाना कि मैंने सच में आपको सही पढ़ाया। वैसे सही पढ़ा रहा हूं, इतना आपको भरोसा रखना पड़ेगा। प्लेसर डिपॉजिट्स भैया, गोल्ड तुम्हें देखने को मिलता है घाना कोस्ट में, एंड द एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ द सोर्स रॉक इन द रीजन। बट फिर तुम देखते हो कि सर गोल्ड बियरिंग वेन्स आर इन ब्राजील। ठीक है, एंड it is obvious that the gold deposits of the Ghana are derived from the Brazil plateau when the two continents lay side by side. ये प्लेसर डिपॉजिट्स का भी एग्जांपल आप देख सकते हो। ठीक है कि यहाँ पे भैया गोल्ड बियरिंग वेन से आपको चीजें देखने को मिल गई, प्लेसर डिपॉजिट्स। ये भैया अपना अलग दूर हो गया, ये अलग दूर हो गया, बट तुम्हें यहाँ पे गोल्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये भैया प्लेसर डिपॉजिट्स का आपका एग्जांपल। क्लियर है इतना? अब सुनो तुम ध्यान से। हाँ, ये भैया आपके डिफरेंट फॉसिल्स, फॉसिल भैया, फॉसिल वाला पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाया था, जैसे यहाँ पे तुम साइनोगैंथस नाम का एक जीव देखोगे। ठीक है, साइनोगैंथस, तो ये तुम्हें साउथ अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है, अफ्रीका में भी देखने को मिल रहा है, इसके फॉसिल्स। ठीक है, फिर तुम देखोगे मेसोसोरस, मेसोसोरस भैया साउथ अमेरिका में भी, अफ्रीका में भी। लाइसोसोरस नाम का एक रेप्टाइल आपको इंडिया में, अफ्रीका में, अंटार्कटिका तक देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये पीपीटी से आप पढ़ सकते हैं। ग्लोसोपेट्रिस, ये बच्चे आपको एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, हर जगह देखने को मिल रहा है। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि सर इतने सब रेप्टाइल्स के, फ्लावर्स के अगर मुझे फॉसिल्स देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये कभी ना कभी आपस में जुड़े होंगे। आप सुनो, मैंने तुम्हें इस ड्रिफ्टिंग का रीजन क्या बताया? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट ड्रिफ्टिंग? बता सकते हो तुम? ड्रिफ्टिंग का रीजन मैंने तुम्हें क्या बताया? कि सर मैग्मा की मूवमेंट हो रही है ना, कन्वेक्शन करंट वगैरह चल रहे हैं।
बट जब एल्फ्रेड वैगनर साहब से बात पूछी गई तो उन्हें ये चीज नहीं पता थी, ये चीज बाद में सामने आती। तो एल्फ्रेड वैगनर साहब ने जो रीजंस दिए थे, भाई दुनिया ने पूछा कि ठीक है चलो हम मानते हैं ड्रिफ्टिंग हो रही है, मूवमेंट हो रही है, बट क्यों हो रही है? तो जो सर उन्होंने रीजंस दिए थे वो आपके गलत थे। उन्हीं रीजंस को तुम एज अ ड्रॉबैक स्टडी करते हो, क्योंकि एक्चुअल रीजन तो तुम्हें पता है। आप सोचो कि अगर मैंने तुम्हें मैग्मा वगैरह की कहानी ना बताई होती, तो सबसे बड़ा जो सवाल आपके दिमाग में चल रहा होता वो यही चल रहा होता कि सर ये मूवमेंट हो कैसे रही। इसी वजह से मैं कहता हूं चीजों को कनेक्ट करके पढ़ो। जो बच्चे पहली क्लास से हैं तुम्हें अंदाजा हो गया होगा, 3-4 दिन पहले अपनी नॉलेज को चेक करना, अभी अपनी नॉलेज को चेक करना। सर क्वेश्चन से बात करने लगोगे आप, क्वेश्चंस आपसे कन्वर्ट होने लगेंगे। ठीक है, डीपीपी भेजूंगा, सॉल्व करना। तो भैया फोर्सेस फॉर ड्रिफ्टिंग में एल्फ्रेड वैगनर साहब ने दो फोर्सेस का नाम दिया था। एक है सर पोलर फ्लीइंग फोर्स। उन्होंने कहा कि सर पृथ्वी की रोटेशन के कारण एक फोर्स लगती है जिसका नाम है पोलर फ्लीइंग फोर्स। इमेजिन करो, फ्लीइंग मतलब भाग जाना, फ्लीइंग मतलब भाग जाना। क्या भाग रहे हैं सर? कॉन्टिनेंट्स, ऐसा कहना था एल्फ्रेड वैगनर साहब। और दूसरा उन्होंने जो रीजन दिया दैट इज टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स कि भैया मून की और सन की ग्रेविटी की वजह से ऐसी फोर्स लगती है जिनसे भैया ये लैंड मासेस दूर होते जा रहे हैं। अच्छा, ये फोर्स यदि इतना तेज है तो एक दिन तो ये पृथ्वी का रोटेशन ही रोक देगा ना, खींच के अपने साइड। तो भैया ये दोनों रीजंस गलत थे, याद रखना। बट तुम्हें ये ऐसा ड्रॉबैक पता होने चाहिए, ये दोनों रीजंस गलत थे, असली रीजन मैंने आपको बता दिया। ये जब दुनिया के सामने आया तो ये दोनों रीजंस गलत साबित हुए और इसी को कंसीडर किया गया एज अ ड्रॉबैक। तो भैया फोर्सेस फॉर ड्रिफ्टिंग, वैगनर साहब ने क्या बताया? suggested that the movement responsible for the drifting of the continents was caused by polar fleeing force and tidal force. polar fleeing force भैया रोटेशन ऑफ द अर्थ, और आपका टाइडल फोर्स अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन, जो बेसिकली टाइड्स वगैरह के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है ओशियन। और जब ये फोर्सेस, वैगनर ने ऐसा क्यों कहा कि सर जब ये फोर्सेस मिलियन ऑफ द ईयर से लगी आ रही हैं तो सर ये इफेक्टिव हो जाती हैं कि एक लैंडमास को ये दूर खींच सके, बट यदि ऐसा होता तो ये पृथ्वी का रोटेशन एक दिन रोक दें। तो असली रीजन तुम्हें पता है, पोलर फ्लीइंग फोर्स, मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूं। पोलर फ्लीइंग फोर्स एंड आपकी द टाइडल फोर्स, ये दोनों फोर्सेस एज अ ड्रॉबैक थी। मैं अभी लिख भी दे रहा हूं ड्रॉबैक। इसी के साथ सर आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी खत्म होती है। ये सर आपकी एक ट्रेन है, इस ट्रेन का जो इंजन था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये ट्रेन है सर आपकी लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर आने वाली क्लासेस में जब तुम इसमें पढ़ोगे कि सर वॉल्केनो मेरे घर के सामने क्यों नहीं आता, माउंटेन्स मेरे घर के सामने क्यों नहीं बने, आइलैंड मेरे घर के सामने क्यों नहीं बने, सर इंटीरियर तुमने पढ़ लिया, तुमने अर्थक्वेक एज एविडेंस यूज कर लिया, पढ़ने में अर्थक्वेक पढ़ लिया, फिर तुम रॉक्स वगैरह पढ़ोगे। हर एक चीज जो इस ट्रेन में आप पढ़ने वाले हो, इस खूबसूरत ट्रेन के सफर में आप पढ़ने वाले हो, इस ट्रेन का इंजन क्या था सर? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इंजन आज तुमने कंप्लीट कर लिया है, बस तुम्हें डब्बों को पढ़ना है। 2-3 डब्बे आप पढ़ चुके हो, जैसे इंटीरियर, अर्थक्वेक, एविडेंसेस, इंजन भी हो गया सर। बचे कुछ डब्बों को हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब तुम्हें एटलीस्ट ये चीज समझ में आ गई कि सर ये पूरा डायग्राम क्या हमें समझाना चाहता है। सर इसी के साथ थैंक यू सो मच। मुझे पूरा भरोसा है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। नहीं आई, कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। क्लासेस का फीडबैक मैं देखता हूं कि 2-3 बच्चे ही बहुत मुश्किल से दे पाते हैं, है ना? उसमें भी ऐसा लगता है कि
तुम्हारे खानदान की जमीन चली जाएगी अगर आप एक फीडबैक लिख दोगे तो। इतनी बड़ी बात हो गई सर, है ना? तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। आई विल नॉट फोर्स। अच्छा, फीडबैक भी लिखते हो तो ऐसा लगता है बनावटी फीडबैक, जबरदस्ती, है ना? कनपट्टी पे बंदूक रख के लिखवाई है मैंने। लिखो, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, है ना? कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो देख लो भाई। बैच वालों, सिटीजनशिप रिवाइज करके आना, कल से हम फंडामेंटल राइट्स प्रारंभ करने वाले हैं, ठीक है? और कमिटीज भी रिवाइज कर लेना। अब बताइए अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो। कोई दिक्कत परेशानी तैयारी में? मैंने तो टेलीग्राम से बैन हूं सर, यूट्यूब पर फीडबैक देता हूं। टेलीग्राम से बैन हो? क्या हो गया? क्या किए थे? किसने बैन किया तुम्हें? नहीं, आप बताइए, मैं देखता हूँ ऐसा क्या किया आपने कि आपको बैन हो गया। मैसेज नहीं जाता है? अच्छा, बैन ही हो गए तुम सीधा। चलो कोई नहीं, टेलीग्राम से बैन हूं सर। चलो कोई नहीं, देखता हूँ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। बाकी लोग और बताओ, क्या चल रहा है जीवन में? अगर वहीं बर्थ हुआ तो गुरप्रीत कौर, बच्चे देखो ऐसा है, कृपया अभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, ठीक है? कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं समझ में आएगा। सिटीजनशिप मैंने 1 घंटा 50 मिनट की क्लास ली है ना? तब सारे डाउट्स इनके क्लियर हुए हैं। तो अगर आप ऐसा समझे कि मैं अभी 10 मिनट में आपको पढ़ा दूंगा, तो ऐसा नहीं है। वैसे इस कंफ्यूजन में मत रहना कि जहां पैदा हुआ वहां की सिटीजनशिप मिल जाएगी। अरे 10 मिनट वो कमेटी नहीं पढ़ाई थी गधे, शुभजीत। 1.5 घंटा पढ़ाई सिटीजनशिप। 15-20 मिनट तो तुमने वो कम्युनिटी में निकाल दिए थे। भैया तीनों कमेटी याद रखना, एसके दर भी, जेवीपी भी, फजल अली आयोग भी, ठीक है? पेप्सू का भी कॉन्सेप्ट याद रखना। नितिन, सिंपल नहीं है भाई। गलती से ना संविधान मत उठा लेना तुम कभी। अगर तुमने उसकी असली लैंग्वेज पढ़ ली ना, तब पता चलेगा कि कितनी सिंपल भाषा में समझा रहा था आज सुबह। मैंने कहा सिंपल नहीं है सर एक्चुअल में। हाँ, कॉन्सेप्ट तो सिंपल नहीं है, ये कह सकते हो तुम, कॉन्सेप्ट सिंपल नहीं है यार। हाँ, थैंक्स थैंक्स। ठीक है, ऐसे तुम कभी तारीफ भी कर सकते हो, तुम्हारा मन करे। चलिए सर, कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। कुछ बातें करनी है आपको तो प्लीज बताइए। कुछ पूछना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो, कुछ डिस्कस करना है? स्पेशल क्लासेस वाले बताओ। बैच वालों तो, ये लोग तो परेशान करते रहते हैं। तुम लोग अपना बताओ, स्पेशल क्लासेस वाले। सिंपल बनाना पड़ेगा, हाँ सिंपल बनाना पड़ेगा, वही तो। वही तो सर, सिंपल आपको बनाना पड़ेगा। नो डाउट सर, ऑल क्लियर। ओके। बाकी लोग? थोड़ा सा पढ़ लिया था लैंग्वेज, एक्चुअली दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया था क्लास में, तो बहुत इजी से समझ आया। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, कल हो सकता है आपका सेशन ना हो स्पेशल क्लासेस वालों का, ठीक है? बिकॉज आपको पता ही कि क्लासेस अल्टरनेट चलती हैं। ये तो इधर 3 दिन से मैं रेगुलर चल रहा था, बिकॉज ये टॉपिक की कनेक्टिविटी मुझे बनानी थी। अगली क्लास में हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। कल क्लास होगी तो आपको बता दिया जाएगा, नहीं होगी तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टास्क आपको मिल जाएंगे, डीपीपी मिल जाएगी कल। यदि आपकी क्लास नहीं होती है तो कृपया डीपीपी सॉल्व करें, ठीक है? डीपीपी सॉल्व करें, अपना स्कोर टेलीग्राम के ऊपर ही शेयर करें। प्लस में जो मैं आपको इंग्लिश की कुछ चीजें भेज रहा हूँ, उसको भी देखते रहना साइड बाय साइड। क्वेश्चंस जो मैं भेजूंगा उसको प्लीज सॉल्व करना। बैच वालों, तुम दोबारा से कर लोगे तो कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, रिविजन ही होगा। शुभजीत ने किया था दोबारा से, वेरी गुड, ठीक है? तो यही है।
बाकी जय हिंद, टेक केयर, कल मिलते हैं, ऑल द बेस्ट। जय हिंद सर। कल मिलना होगा तो बता दूंगा।